सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का जो चौथा चैप्टर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इस चैप्टर के बारे में आप कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम इस चैप्टर को समझें और आसानी से समझ में आ जाए इसको पढ़ते ही, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, उनको आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इस वीडियो के बारे में कंप्लीट इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना जो है आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं परमाणु की संरचना। चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में देखो कुछ मुख्य बातें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यहाँ देखिए कि पदार्थ जो है परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व किसके कारण होता है? परमाणुओं के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। लेकिन जो डाल्टन नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने पहले ही प्रतिपादित कर दिया था, डाल्टन ने पहले ही कह दिया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। अब जैसे परमाणु को विभिन्न भागों में बांटा, तो परमाणु को जब विभिन्न भागों में बांटते हैं तो हम देखते हैं कि परमाणु में एक तो नाभिक होता है बीच में, और बाहर की तरफ कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु भी विभाजित हो गया, भागों में बंट गया। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में कैसे पता लगाया जाए। तो परमाणुओं की जो संरचना है उसको अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। कौन कौन से प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए, पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप, आवेशित कण क्या होता है? आवेश होता है, आपको पता है, आवेश एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये होते हैं। तो जैसे अपन सूखे बालों पर कंघी को रगड़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि उस कंघी के छोटे छोटे तिनके घास के ये चिपक जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाते हैं। वो जो कंघी होती है कैसी हो जाती है? आवेशित हो जाती है। और अगर मान लो जैसे कोई कांच की छड़ है, कांच की एक छड़ को अपन सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाने पर क्या होता है? हम देखते हैं कि छड़ जो है गुब्बारे के चिपक जाती है। तो वहाँ पर भी क्या होता है? आवेश होता है। यहाँ इन दोनों जो बिंदु हैं इनसे ये स्पष्ट निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। और यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर हमको तब मिल पाता है जब परमाणु विभाज्य और आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। ये बात हम स्पष्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं, परमाणु में जो आवेशित कण उपस्थित होते हैं उनको पता लगाने में वैज्ञानिकों ने बहुत योगदान दिया है। तो 19वीं शताब्दी तक ये जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। 19वीं शताब्दी में इसका पता चला था कि जो परमाणु है उसके मध्य एक अपरमाणु कण होता है, इलेक्ट्रॉन, जो उसमें पाया जाता है, जिसका पता सबसे पहले जे थॉमसन ने लगाया था। अब इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात की जाए तो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिसको क्या कहा जाता है? केनाल रे कहा जाता है। ये भी हमको पता होना चाहिए। फिर
केनाल रे के बाद में ये जो धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, किंतु कैसा था, विपरीत था। अगर इनके द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग कितना अधिक था, 2000 गुणा अधिक था। किसका, केनाल किरणों का, ठीक है ना। अब जैसे बाद में उनको क्या नाम दिया गया, केनाल किरणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- से के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो 1 इकाई और इसका आवेश की बात की जाए तो +1 लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, लेकिन आवेश क्या होता है इसमें, -1 होता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तक की जो जानकारी है वो आप लोगों को कंप्लीट मिल चुकी होगी। अब यहाँ ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। ये आप लोगों को पता है कि परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो आवेशों को संतुलित करते हैं। और ये भी पता चला है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि देखो प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर कक्षा में रहते हैं तो उनको आसानी से निकाला जा सकता है, ये भी कहा गया। अब ये जो बातें थी वो कितनी सत्य थी इसका पता तो जो परमाणु सिद्धांत हैं उनके बारे में जब जानकारी मिलेगी तो हम देखेंगे। देखो यहाँ जो बीच में प्रश्न बनते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। केनाल किरणें क्या है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा। अगर कोई परमाणु ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो उसमें आवेश होगा या नहीं होगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। केनाल किरणें क्या हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं परमाणु की संरचना की। तो परमाणु की संरचना में देखो कुछ नहीं है, परमाणु की संरचना से संबंधित कुछ मॉडल दिए हुए हैं। तो एक तो है थॉमसन का मॉडल। तो थॉमसन का मॉडल ये कहता है कि परमाणु जो है उसको क्रिसमस केक की तरह माना है और परमाणु एक धनावेशित गोला है, ये कहा है उन्होंने। अब जैसे जिस प्रकार क्रिसमस केक में इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में जो सूखे मेवे लगे रहते हैं ना उनकी तरह है। इसका दूसरा उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे तरबूज होता है। अब तरबूज के अंदर काले बीज होते हैं तो खाने वाला भाग होता है एक तो लाल गुदा जिसको अपन कहते हैं लाल, और बीच में होते हैं बीज। तो बीजों को क्या माना है उसने, इलेक्ट्रॉन माना है, ठीक है ना। और बाकी का खाने वाला भाग जो है लाल वो कैसा भाग है, धनावेशित भाग है, ठीक है। अब थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया था, ये थॉमसन के बारे में जानकारी है, एक भौतिक शास्त्री थे। ये देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा परमाणु है ये खाने योग्य भाग है तरबूज के जैसा, और ये माइनस लिखा हुआ है ये क्या है, तरबूज के बीज। तो इनको तो माना है इलेक्ट्रॉन और पूरा भाग है धनात्मक गोला, ठीक है। तो थॉमसन ने तो इसकी जो तुलना की है वो किससे की है, तरबूज से की है। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जे थॉमसन। जन्म की बात करें तो 18 दिसंबर 1856 और इलेक्ट्रॉन की खोज 1906 में की थी, ठीक है ना। ये हमको ध्यान रखना है। 35 वर्ष तक कैम्ब्रिज कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक भी रहे थे। अब थॉमसन ने प्रस्तावित क्या किया ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य बात है ये दोनों बिंदु कि थॉमसन ने प्रस्तावित किया था परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। पहली बात, धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ये भी बात किसने कहा, ये भी बात कही थी जे थॉमसन ने। तो दोनों बिंदु जो हैं बिल्कुल इजी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये दोनों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। फिर आया था रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, इसमें क्या बताया उन्होंने, तो ये बिंदु बिल्कुल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आप इसके बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी, सबसे पहली बात है कि सोने की पन्नी क्यों चुनी, इसलिए चुनी थी कि ये बहुत पतली थी और पतली परत ये चाहते थे। सोने की ये पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी बस। दूसरी बात देखो, इसने दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने बताई कि अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। द्विआवेशित मतलब He+2, द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4U, U क्या है यहाँ पर
द्रव्यमान इकाई है तो 4u है, इसलिए तीव्र गति से ये चल रहे हैं। अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, तो इस वजह से इनको लिया। अगली बात क्या बताई इन्होंने, बताई कि यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अवपरमाणुक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी इन्होंने, बस ये बात इन्होंने बताई थी। तो ये जैसे दोनों तीनों बिंदु हैं, ये बिंदु और यहाँ पर अल्फा कण प्रकीर्णन का जो आरेख है, यहाँ देखो जैसे अल्फा कण यहाँ से गुजर रहे हैं, ये सोने की पन्नी है। अब सोने की पन्नी को क्या कहा गया, 1000 परमाणुओं के बराबर, तो यहाँ गोले बनाए गए हैं, ये सब परमाणु हैं। अब इन गोलों के बीच में से जैसे अल्फा कण इधर से गुजारे जाते हैं, तो कुछ अल्फा कण तो क्या होते हैं, जैसे यहाँ से टकराया ये इधर आ गया, ये यहाँ से टकरा के इधर आ गया, इधर यहाँ से टकरा के इधर आ गया। लेकिन इसमें से लगभग बताया गया है कि 10 या 20 हज़ार में से कुछ कण होते थे जो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाते थे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखो ये वाला, ये यहाँ से गया, टकराया और वापस इसी माध्यम में आ गया, मतलब जिस पथ से गया उसी पथ से आ गया। तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन का मुख्य बिंदु है। अब जैसे इसका परिणाम क्या निकला, अल्फा कण प्रकीर्णन का परिणाम में पहला बिंदु यही है, निम्नलिखित परिणाम मिले इसके। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, पार कर गए सोने की पन्नी को। और बाद में कुछ जैसे दूसरा बिंदु ये रहा, तीसरा बिंदु ये रहा, दूसरा तीसरा दोनों एक साथ है। दूसरा बिंदु, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, जैसे ये गए, ये आ गए यहाँ पे, यहाँ से गए और यहाँ आ गए, ऐसा बिल्कुल छोटे कोण से। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, मतलब जिस पथ से गया टकराया और उसी पथ से वापस, जैसे इधर से गया इधर से आ गया वापस, ठीक है ना। तो ऐसे ये अल्फा कण प्रकीर्णन हो गया। फिर रदरफोर्ड के अनुसार बात की जाए तो ये परिणाम उसी प्रकार है, विश्वसनीय थे, जैसे 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वो लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है, तो ऐसी बात हो गई ना। रदरफोर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, यहाँ फोटो तो आपको दिख ही रही है रदरफोर्ड की। और ये रदरफोर्ड पूरा नाम था, 1871 से 1937 इनका जीवन काल था। जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था और उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। ये ध्यान रखना, नाभिकीय भौतिकी का जनक कौन थे, छोटा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। इन्होंने जो योगदान दिया ना, रेडियोधर्मिता पर अपना योगदान दिया था और इनको 1908 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये भी ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि साइंस में जो सबसे बड़ा प्राइज होता है वो नोबेल पुरस्कार होता है, ठीक है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या परिणाम निकाले थे, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रदरफोर्ड ने देखो, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, ये निष्कर्ष निकला था। पूछ ले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के परिणाम क्या थे, तो पहला परिणाम आप लोगों को ये पता चल गया। और परिणाम देखते हैं, दूसरा परिणाम ये रहा आपके सामने। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। धनावेशित भाग जो है वो बहुत कम है। आगे बात आती है कि बहुत कम अल्फा कण, अगला जो बिंदु है ये कहता है कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ये बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, प्रश्न यहाँ बन रहा, देखो ये रहा कि रदरफोर्ड के परिणाम क्या थे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने देख लिया, इसके परिणाम यहाँ आपके सामने आ गए, ठीक है ना। फिर आता है कि रदरफोर्ड ने एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। तो नाभिकीय मॉडल में क्या लक्षण दिखे थे आपको, वो लक्षण भी यहाँ दिए हुए हैं। देखो, जैसे परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में होता है। यहाँ ये बात आपको पता चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, ये भी आप लोगों को पता रखनी है। अब कमियां क्या है ये मैं बता देता हूँ। देखो, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। सबसे पहले कमी, कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है, बिल्कुल राइट बात है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो परमाणु कैसा हो जाएगा,
अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या इसने नहीं की, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत साबित हो गया। आगे आता है नील्स बोर का मॉडल, बोर का परमाणुिक मॉडल जिसको कहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में ये जानकारी दी थी। अब नील्स बोर ने अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, वो कौन कौन सी थी, ये देखो, ये रही दोनों अवधारणाएं। नील्स बोर निम्नलिखित अवधारणाएं दी इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा या कोष कक्ष, ये इनको नाम दिया गया। और जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन्होंने ये कह दिया कि जब ये चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण का मतलब है कि इनकी ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है इनकी ऊर्जा, है ना, ये कहा था इन्होंने। नील्स बोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, क्या कि नील्स बोर जो है इनका जीवन काल 1885 से 1962 था, जन्म 7 अक्टूबर 1885 से, ठीक है ना। और 1916 में कोपेनहेग विश्वविद्यालय में ये भौतिक शास्त्र के क्या रहे थे, प्रोफेसर रहे थे, ठीक है ना। और 1922 में उनको परमाणु संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार आपको ध्यान रखना है कि 1922 में इनको मिला था। ये परमाणु का डायग्राम दे रखा है, जो किसने दिया था, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना दी थी, वो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है। देखो परमाणु के मध्य भाग में ये तो हो गया नाभिक, ठीक है। अब नाभिक यहाँ लिखा हुआ है नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। अब जैसे पहली कक्षा को क्या कहा, कक्ष एन, फिर एम, एल, के, मतलब इसको अपन नाभिक की तरफ से अगर चलें तो नाभिक के पास वाली के, फिर उससे दूर वाली एल, फिर उसके बाद वाली एम, उसके बाद वाली एन, फिर ओ पी क्यू आर, ये भी मान सकते हैं, इसके बाद में N1 N2 N, ये भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहली कक्षा है जैसे n=1, n=2, n=3, n=4, ये तो कक्षाएं हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि किसी परमाणु में जो ऊर्जा स्तर है उनको कैसे दर्शाया गया, किसने बताया, तो नील्स बोर ने बताया था। वो ये प्रकार से पूछा जा सकता है ये प्रश्न। कक्षाएं कौन कौन सी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और इनको KLMN भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। आगे चलिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान से देखना है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। देखिए जैसे परमाणु उदासीन है तथा इस तथ्य को थॉमसन ने मॉडल के आधार पर स्पष्ट करना है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है, अभी ये बताया मैंने 4 कक्षाओं वाले का। तो ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन पहला तीसरा बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है न्यूट्रॉन की, कि परमाणु का जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन के बारे में जो जानकारी देने वाले थे वो कौन थे, कैसे जानकारी उन्होंने दी, क्या कहा। न्यूट्रॉन के बारे में 1932 में जेम्स चैडविक ने बताया था, और ये कैसा अपरमाणु कण की खोज निकाली थी इन्होंने। जो खोज की थी, जो अनावेशित थे और द्रव्यमान में किसके बराबर थे, प्रोटॉन के बराबर थे, और अंत में इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं, नाभिक में होते हैं, और इसको स्मॉल n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान हमको देखना है तो परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा इसको प्रकट कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे। ये कुछ तत्व हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को और नाभिक को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ देखिए, यह हाइड्रोजन का, यह हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर कुछ नीचे दिए हुए हैं, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब इनमें जो देखो, जैसे एक को मैं समझा देता हूँ आपको, लास्ट वाला जैसे क्लोरीन है। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 17। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने हैं, 2, दूसरी में कितने हैं, 8, तीसरी में कितने आएंगे, 7, 8 और 2 10 7, 17 ऐसे हो जाता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में अधिकतम 8 आते हैं, तीसरी में वैसे 18 आते हैं, लेकिन अष्टक का नियम कहता है कि 8 अगर हो जाते हैं तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो 8 हो या फिर 18 हो। तो 8 के हिसाब से हम देख लेते हैं। अगर 8 नहीं होता है तो अष्टक का नियम पूर्ण करने के लिए 4 उधार लेना या देना जो भी होता है वो कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो ये कुछ संरचनाएं हैं, इनको आपको देखना है। देखो इलेक्ट्रॉनों इनका विन्यास के लिए परमाणु क्रमांक आपको ध्यान होने ही चाहिए। अब जैसे किसी कक्षा में आपको मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, कोई सी भी कक्षा है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं इनको निकालना है आपको। मान लो जैसे ये बिंदु दे रखा है, तो अब जैसे इलेक्ट्रॉनों के वितरण को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। ये आपको याद रखना है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, 2n²। यहाँ n क्या होती है, कक्षा होती है। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया, यहाँ थोड़ा वाइट स्क्रीन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यह ज्ञात करके आप बताओ। तो आप क्या करेंगे, 2n²। अब n की जगह क्या रखेंगे, कक्षा की संख्या रखेंगे। कक्षा कौन सी है, तीसरी है, तो 3 इधर 2 और 2, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और 9 दूनी का 18। यानी इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरी में 18। अभी मैंने कहा था पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 आ गए ना। तो ऐसे हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं और प्रश्न आ जाए कोई तो बता सकते हैं, बहुत आसानी से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। संयोजकता बहुत अच्छा टॉपिक है। संयोजकता के बारे में आप जानते होंगे, किसी भी तत्व की जो संयोजन क्षमता होती है ना, उसे ही संयोजकता कहते हैं। संयोजकता हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में या कोश में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, या तो देते हैं या लेते हैं। ये साझा करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है। अब जैसे बोरबरी थे, बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ये देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। और दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता कैसी होती है, शून्य होती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे हीलियम के बारे में कहा गया है कि अक्रिय तत्व है, जैसे हीलियम परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, अन्य में 8 होते हैं। और सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति जो होती है अपने समान या किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति, अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अंतिम कक्षा में यहाँ ये भी कहा गया है संयोजकता के बारे में कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कह देते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको तत्व दिया गया 18 नंबर का परमाणु क्रमांक, 11 नंबर क्या ले लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और जैसे 11 नंबर का होता है सोडियम। अब इलेक्ट्रॉनों को अपन व्यवस्थित करें, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 और 2 10, अपने पास 1 बचा, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो अंतिम कक्षा में 8 हो जाए, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेवें तो अंतिम कक्षा में 8 हो जाए। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के लिए भी एनर्जी खर्च होती है। तो ये क्या करेगा, ऐसे वो काम करेगा जिसमें इनको आसानी रहेगी इलेक्ट्रॉन 8 पूरा करने में अंतिम कक्षा में। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो मेरे हिसाब से एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, 1 को देने में एनर्जी कम खर्च होगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और अंतिम कक्षा में आपके पास में 2, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में बच जाते हैं। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम Na दिया तो प्लस कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1, तो +1 के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 लिख भी दो, नहीं लिखोगे तो भी 1 लिखा हुआ है। तो सोडियम पे जो Na+ आयन आता है ये यहाँ से आया है। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात कि ये कहाँ से आया, ठीक है ना। यहाँ कुछ तत्व हैं, विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन दे रखा है, संयोजन क्षमता भी दे रखी है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 0, मतलब संयोजकता दे रखी है यहाँ पे। ये देखो सारणी में हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियोन की 0 और सोडियम की 1। अभी मैंने बताया आपको सोडियम के लिए। तो ये इस प्रकार बाकी के सब की भी दे रखी है, तो इनको भी आप देख के जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयोजकता कितनी हो सकती है। सोडियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, फास्फोरस की 3 और 5 2 है। ये कैसे आई अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। अच्छा सिलिकॉन की इसकी फास्फोरस की जो है 3 और 5 कैसे आई, देखो फास्फोरस में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 5। अब ये इसकी 2 प्रवृत्तियां रहती है कि 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी देता है और 3 ले भी लेता है। अब जब 5 त्यागेगा तो
कितनी होगी, त्यागने पर क्या होगा, ये धनी होगा, तो +5 और 3 लेता है तो -3। तो ये इसकी संयोजकता ऐसे हो जाती है, ठीक है ना। चलो, ये कुछ प्रश्न होते हैं बीच में, उनको देख लेते हैं, आप लोग देख लेना चाहिए, इनको बच्चे प्रश्न होते हैं। देखो, ये परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बहुत अच्छा टॉपिक है। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक एक ही है, और द्रव्यमान संख्या जो उसका परमाणु भार होता है वो, ये दोनों क्या है, एक ही है। तो परमाणु संख्या तो परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन जितने विद्यमान होते हैं उन प्रोटोनों की संख्या बोल दो, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तो प्रोटॉन बोल दो या उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल दो। ये परमाणु क्रमांक होता है। इसको जेड से, कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी परिभाषा भी देखो, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड समान होती है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ तत्वों के बारे में जैसे आप बात कर सकते हैं। मैं कहूँ हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 होता है, हीलियम के लिए जेड बराबर 2 होता है। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, उसका परमाणु भार जिसको हम कहते हैं वो द्रव्यमान संख्या होती है। इसके बारे में बताया गया है कि एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटोनों न्यूट्रॉनों के कारण होता है। अब प्रोटोनों की न्यूट्रॉनों की संख्या जो कहाँ होती है, नाभिक में होते हैं प्रोटोन न्यूट्रॉन, और नाभिक को यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या को क्या कहा गया है, न्यूक्लियॉन भी कहा है। किसको कहा है, नाभिक को न्यूक्लियॉन कहा है। मतलब दोनों को संपूर्ण रूप से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संपूर्ण रूप से क्या कहा गया है, न्यूक्लियॉन कहा गया है। तो ये शब्द बहुत अच्छा है, यहाँ से पूछा जा सकता है न्यूक्लियॉन क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपन कार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो इसमें 6 तो प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो 6u + 6u कितनी हो गई इसकी, 12u। इसका द्रव्यमान हो गया 12। तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान की बात करें तो एल्यूमिनियम का 27u होता है। कारण क्या है कि इसमें 13 तो प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सोडियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, प्रोटॉन 11 होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 11 और 12, इसकी द्रव्यमान जो संख्या होती है वो 23 होती है। इस प्रकार होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली बात हो गई। अब यहाँ ये बात है ध्यान रखने वाली कि किसी परमाणु को जब अपन परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या को तत्व के प्रतीक के रूप में दर्शाए ना, तो वो ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि बीच में तो लिखा जाता है तत्व का प्रतीक, ऊपर की तरफ ये द्रव्यमान संख्या। इस द्रव्यमान संख्या को आप इधर नहीं लिख के इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमाणु संख्या को तो लेफ्ट हैंड की तरफ, नीचे की तरफ ही लिखना पड़ेगा। अब जैसे साथ का साथ ही मैं बता देता हूँ, एक जैसे सोडियम का लिखना है आपको, तो Na सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या कितनी, 23। तो इस 23 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों राइट होंगे। पर ज़्यादा बढ़िया ये होगा कि आपकी बुक में जैसे जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से लिखो, तो इस हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा ये वाला, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है ये वाला कि तत्व का प्रत्येक द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक और समभारिक का जो चैप्टर है, जो बिंदु है, बहुत अच्छा बिंदु है। समस्थानिक समभारिक में से प्रश्न हमेशा बनते हैं। समस्थानिक, अब देखो समस्थानिक का आप अर्थ देखिए। समस्थानिक का मतलब है समान स्थान पर पाए जाने वाले। कहाँ पर, आवर्त सारणी में। तो प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। यानी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हो, अलग अलग हो। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोटियम जिसको 1s1 मतलब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर। दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 2, डी से, कैपिटल डी से लिखते हैं। ट्राइटियम 1h3 और कैपिटल टी से भी इसको लिखते हैं। तो ये तो परमाणु क्रमांक हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई। तो 3 जो समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, इन तीनों के आपको नाम याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। प्रत्येक परमाणु की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है। इसी तरह के अन्य उदाहरण है जैसे कार्बन, कार्बन का 6c12, 6c14। क्लोरीन की बात की जाए तो 17Cl35 और 17Cl37, ये समस्थानिक हैं इसके, तो ये हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है समस्थानिक के बाद में समभारिक।
जैसे यहाँ एक औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने की बात की जाए तो क्लोरीन का ही औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो 35 गुणा 75/100 इंटू प्लस 37 गुणा 25/100, ये निकालने का तरीका है इसका। क्लोरीन को यहाँ से समझते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान एक का तो देखो 35 U होता है, एक का 37 U होता है, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब प्रश्न ये आता है आपके सामने कि किसी द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए, किसको माने? तो दोनों का निकाल लेते हैं औसत। 35 गुणा 75/100 यानी 75% ये होता है, 25% ये होता है। तो 35 का 75% निकाल लिया, 37 का 25% निकाल लिया। बताओ 35 का 75% निकालेंगे तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो 105/4 प्लस 37/4, जब 4 LCM लेते हैं, LCM लेके सॉल्व करेंगे तो 142/4 यानी 35.5 U आपके सामने आता है। U क्या है यहाँ पर? ये द्रव्यमान इकाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें से 100% ये जो कैंसर वाला है ना, कोबाल्ट 16, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो समस्थानिकों के उपयोग कौन कौन से हैं कि यूरेनियम का एक समस्थानिक है, परमाणु भट्टी में इसका ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जिसको CO60 के नाम से जाना जाता है। और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जिनके बारे में मैंने क्लास में आपसे बात कर ली थी, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का वो आता है समभारिक। समभारिक मतलब जिनका भार है समान, वो होते हैं समभारिक। समभारिक 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या, 2 तत्वों के जैसे कैल्शियम है परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में अगर अपन विचार करें तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है और दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40 होती है। मतलब परमाणु क्रमांक एक का तो 18, एक का 20, लेकिन द्रव्यमान दोनों का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है। यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या कैसी है? समान होती है। तो बस यानी परमाणु संख्या अलग अलग और द्रव्यमान संख्या एक जैसी, तो उनको ही हम क्या कहते हैं? समभारिक के नाम से जाना जा। भाई यहाँ से समभारिक है, समभारिक का मतलब है कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है ना, वो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाएगा, लेकिन परमाणु भार जो है, द्रव्यमान जो है, परमाणु संख्या जिसको अपन कहते हैं, वो कैसी होगी? एक जैसी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं। आगे यहाँ कुछ प्रश्न है तो प्रश्नों को अपन देख सकते हैं। देखो लास्ट में जो बिंदु है ना, ये समस्थानिक समभारिक बहुत अच्छे बिंदु हैं, इनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और ये जो बिंदु आते हैं, आपने क्या सीखा? आप कहोगे हमने बहुत कुछ सीख लिया, और अगर इतना पढ़ाने के बाद में भी आपने कुछ नहीं सीखा तो मैं तो कहूँगा कि भाई आपने कुछ नहीं सीखा। तो आपने क्या सीखा यहाँ से आप देख सकते हैं। इन बिंदुओं को बिल्कुल अच्छे तरह आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है ना, वो बहुत अच्छे छोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन उसको दबा दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपके कुछ समझ में आया कि नहीं आया तो भी आप लिखिए, और समझ में आया है तो भी आप लिखिए, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।